हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। एंड आप जानते हैं कि हमने एक एजुकेशनल सीरीज़ क्रिएट की है कोरोना के ऊपर, क्योंकि डेली इस समय एक बहुत बड़ी क्राइसिस से निकल रहा है। एंड कोरोना वायरस डेली आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में भी क्राइसिस है। और ये मैसेज मैं लोगों को देना चाहूँगा कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। जो भी लोग जिनका सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या है उनके लिए ऑक्सीजन और बेड्स मिलना। एक अच्छे हॉस्पिटल में उनको बेड मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आज एक इशू है। और ये मैं दिन रात मुझे भी कॉल्स आ रहे हैं और बाकी लोगों को भी आ रहे होंगे कि बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं है, सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, 80s में आ गया है, 70s में आ गया है। एंड लोग रियली बहुत डेस्परेट हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम हम लोग फेस कर ही रहे हैं। लेकिन एक तीसरी प्रॉब्लम, और इसके लिए तो मैं आई जस्ट प्रे कि जितना जल्दी हो वो बेड्स अवेलेबल हों लोगों को, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हों और राइट ट्रीटमेंट लोगों को मिल सके जो लोगों को मिलना चाहिए, सो दैट वी कैन सेव एज मेनी लाइव्स एज पॉसिबल। लेकिन एक चीज़ और जिसके लिए लोग बहुत परेशान हैं और बार बार इसके बारे में मैं कुछ अपने ओपिनियंस देना चाहूँगा, वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसके बारे में इतने कॉल्स आते हैं कि रेमडेसिविर डॉक्टर ने बोला है और अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। 5,000 का इंजेक्शन 50,000 में मिल रहा है, 40,000 में मिल रहा है। क्या करें, कहाँ से लें, कैसे करें? तो देखिए, मैं आपको एक साइंटिफिक बेसिस पे बोलना चाहूँगा। रेमडेसिविर जो मेडिसिन है, अभी हम अच्छे से जानते हैं रेमडेसिविर जो एंटीवायरल है, ये कोरोना के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। इसका रोल कंट्रोवर्शियल रहा है कोरोना के ट्रीटमेंट में, और अभी भी मैं मानूंगा ये बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है। चाइना की स्टडी में इसका कोई उपयोग नहीं पाया गया था कोरोना के पेशेंट्स में उनकी मोर्टेलिटी कम करने में। सॉलिडेरिटी ट्रायल एक रीसेंट बहुत बड़ा ट्रायल हुआ जिसमें ये पाया गया कि रेमडेसिविर देने से लोगों की मोर्टेलिटी कम नहीं होती, डेथ रेट कम नहीं होता है। इस बात को अच्छे से समझ लें आप। और सिर्फ ये देखा गया है कि रेमडेसिविर देने से जो हॉस्पिटल स्टे है वो कुछ दिन कम हो जाता है। इसका मतलब रेमडेसिविर आपकी जान नहीं बचाता है। थर्ड, रेमडेसिविर अगर आप देना शुरू करते हैं तो जैसे आपका सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू होता है, 93% पे आता है, 92 पे आता है, अगर उसी समय रेमडेसिविर मिलना शुरू हो जाए तो ये बेनिफिट करती है। आपका सैचुरेशन ड्रॉप करके 80s में चला गया, 85 में चला गया, उस पॉइंट पे रेमडेसिविर देने का कोई फ़ायदा नहीं है, डजंट वर्क एट ऑल। ये अच्छे से आप समझ लें। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा। प्लीज़ अपने डॉक्टर से आप कोऑर्डिनेट करें। अगर आपको रेमडेसिविर राइट प्राइस में मिल रहा है, यू कैन अफोर्ड इट, प्लीज़ गो फॉर इट एंड हैव इट। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं रेमडेसिविर को और आपका सैचुरेशन या आपके जानने वाले का सैचुरेशन ड्रॉप कर गया है 85 में, 80s में, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, रेमडेसिविर से बहुत कुछ बेनिफिट नहीं होता है। ये लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है उस टाइम पे। इसका बेनिफिट तब है अगर आप 92 पे आपका सैचुरेशन पहुंचा है और शुरुआत में ही आपने रेमडेसिविर को दिया, तो कुछ बेनिफिट हो सकता है इस मेडिसिन का। और इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये ना सोचें रेमडेसिविर से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इनफैक्ट ये देखा गया है कि रेमडेसिविर के मुकाबले में डेक्सामेथासोन यानी कि जो स्टेरॉइड्स हैं और क्लेक्सेन यानी एंटीकोएगुलेंट्स हैं, उनका रोल ज़्यादा बड़ा है कोरोना के ट्रीटमेंट में, कोरोना की मोर्टेलिटी को कम करने में। और मेरी कई बड़े बड़े पल्मोलॉजिस्ट से, चेस्ट स्पेशलिस्ट से बात हुई और उनका ये कहना है कि वो बिना रेमडेसिविर के भी 95% लोगों को ठीक कर रहे हैं, जस्ट यूजिंग द स्टेरॉइड्स, एंटीथ्रोम्बोटिक्स एंड अदर मेडिसिन जो इजीली अवेलेबल हैं, गिविंग देम द राइट डोज एंड द राइट अमाउंट एंड गिविंग देम ऑक्सीजन एंड केयर। बहुत सारे लोग क्योर वापस आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ जाते जाते मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा। एक नई मेडिसिन है जो JAK2 इनहिबिटर है, बैरासिटिनिब के नाम से आती है। और बैरासिटिनिब को जब रेमडेसिविर के साथ कंबाइन किया गया तो मोर्टेलिटी काफ़ी कम हुई है। और बैरासिटिनिब इंडिया में अभी अवेलेबल है। ये JAK2 इनहिबिटर है बैरासिटिनिब के नाम से, और बैरासिटिनिब के अंदर नाम अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। और इसको 4 मिलीग्राम की ये टैबलेट आती है, दिन में एक बार लेनी होती है। और अगर पेशेंट का सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है और अगर हम ये JAK2 इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम जो कोरोना से होने वाली मोर्टेलिटी है, जो डेथ्स हो रहे हैं, उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, चाहे वो हम रेमडेसिविर के साथ यूज़ करें या उसके बिना यूज़ करें। तो JAK2 इनहिबिटर्स का एक बहुत अच्छा रोल आ रहा है, आज हम देखते हैं। और JAK2 इनहिबिटर्स इंडिया में अवेलेबल हैं। इंडिया में टोफासिटिनिब करके एक JAK2 इनहिबिटर रिसेंटली अवेलेबल हुआ है। इसकी कॉस्ट बैरासिटिनिब के मुकाबले में काफ़ी कम है। लेकिन मैं अभी ये नहीं बोल सकता हूँ कि क्या ये बैरासिटिनिब की तरह उतना ही काम करेगा या नहीं काम करेगा। ये अभी तक मुझे लिटरेचर में क्लियर कट इसका आंसर नहीं मिला है। लेकिन अगर टोफासिटिनिब इस बैरासिटिनिब की तरह काम कर सकता है तो टोफासिटिनिब बैरासिटिनिब से बहुत सस्ता है
और इसको बड़े लार्ज स्केल में हम लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जो बाकी अपने एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पर डिस्कस करें, क्या हम टोफासिटिनिब को बैरिस्टिनिब की तरह इंडिया में इस्तेमाल कर सकते हैं और डेक्सामेथासोन के साथ कंबाइन करके, ताकि लोगों की जो मोर्टेलिटी हो रही है कोरोना से लंग्स के अंदर उसको हम रोक सकें, कम कर सकें। तो ये मेरा प्रश्न सारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके लिए रहेगा और वो अपने व्यूज़ देख सकते हैं और इस बात पे शेयर कर सकते हैं, समथिंग दैट कैन लोअर द मोर्टेलिटी ऑफ द कोरोना। थैंक यू फ्रेंड्स।